Welcome to my YouTube channel. Let's start. एवरीवन स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा। तो आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास के जो मैथ में हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में जो है हम लोग गुणा के बारे में जो है सीखे थे कि दो आयुओं का जो है गुणा कैसे करेंगे। और आज यह वीडियो जो है पार्ट 4 है और पार्ट 4 में आज आप लोगों को बताएंगे गुणा के कुछ गुणधर्म। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हेडिंग देंगे आयु के गुणा का गुणधर्म। ठीक है, अर्थात इसको हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए, यहाँ पे जो है आज हम लोग समझेंगे क्या कि आयु के गुणा का गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। और आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, उसके बाद पहले जो है आप थ्योरी जान लेंगे, उसके बाद आपको मैथ बनाने में काफ़ी जो है आसानी होगी। तो सबसे पहले जो है आप थ्योरी ही जाने तो बेहतर होगा। ठीक है, और सबसे पहले जो है इसमें कुछ प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, तो प्रॉपर्टी नंबर जो फर्स्ट है वह साहचर्य नियम, यानी कि जो आयु है वह गुणा के साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे समझिए एसोसिएटिव लॉ है क्या। तो ये कहता है कि यदि दो आयु ए तथा बी है, जिसका कोटि मतलब समझ रहे होंगे ऑर्डर। ठीक है, जिसका कोटि क्रमशः m गुना n तथा यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स नहीं 3 मैट्रिक्स ले रहे हैं। 3 आयु है, ए बी तथा सी है, ए बी तथा क्या है सी है, जिसका कोटि क्रमशः m गुना n फिर n गुना p तथा p गुना q है। तो कहता है कि a और फिर b और c दोनों को साथ में बराबर a b और c ये जो है बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, यानी क्या कहता है कि जो BC के गुणा करेंगे और BC में फिर A से गुणा कर देंगे तो उसका जो वैल्यू होगा AB में हम C से गुणा कर देंगे उसके बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा इसका जो है हम प्रूफ जान लेते हैं कि आखिर जो है वैसे कैसे हुआ। अभी हम बताएं कि A का कोटि m गुना n है और B का कोटि n गुना p है और C का कोटि क्या है p गुना q है। तो देखिए, तो सबसे पहले देखेंगे क्या AB के लिए यह परिभाषित है। ठीक है, तो परिभाषित होने के लिए क्या है कि पहला के कॉलम दूसरा के रो बराबर होना चाहिए। तो AB के लिए अगर हम देखें तो देखिए, तो AB के लिए देख रहे हैं तो पहला के कॉलम और दूसरा के रो दोनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब AB के लिए क्या है यह परिभाषित है। फिर देख रहे हैं BC के लिए क्या परिभाषित है। तो BC के लिए देखें, यदि
तो देखिए तो बी और सी, तब बी का कॉलम पी है और सी का कॉलम भी पी है। तो इसका कॉलम इसका रो दोनों के दोनों इक्वल है, इसलिए बी सी भी क्या है, परिभाषित है। अब ए बी और बी सी दोनों के दोनों परिभाषित है, तो ए बी के कोटि क्या होगा, ठीक है, ए बी के कोटि क्या होगा, तो कहेंगे ए बी के कोटि, ए बी के कोटि। तो हम बताए थे ए बी के अगर कोटि निकालना हो तो ए का रो बी का कॉलम ले लेते हैं, है ना, यानी कैसे निकालेंगे, ए का रो गुना बी का कॉलम, बी का कॉलम। तो देखिए तो यहाँ पे ए का रो कितना है, तो ए का रो है m और b का कॉलम कितना है p, मतलब ए बी का जो कोटि हो गया m गुना p हो गया। अब हम बी सी के यदि कोटि निकालना चाहें तो लिखेंगे बी सी के कोटि, बी सी के कोटि। तो इसीलिए बी सी के कोटि निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, b का रो और सी का कॉलम गुना सी का कॉलम, सी का कॉलम। तब देखिए तो यहाँ पे b का रो कितना है, तो b का रो जो है n है, c का कॉलम q है, इसका मतलब n गुना q हो जाएगा, n गुना q हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर जो है आप लोग समझिए कि हमें जो है क्या करना है, a में bc से गुना करना है। तो देख लेते हैं कि a और bc क्या परिभाषित है, ठीक है। तब परिभाषित होने के लिए क्या जरूरी है कि a का कॉलम bc का रो बराबर होना चाहिए। तो a का कॉलम देखें तो n है और bc के रो देखें तो bc के रो कितना है, n है, यानी इसका भी कॉलम n, इसका रो n, दोनों बराबर है। इसका मतलब कहेंगे a b c क्या है, परिभाषित है, परिभाषित है। जब यह परिभाषित है, ठीक है, तो यहाँ पे a b c यानी a और b c का कोटि क्या होगा, इतना का कोटि क्या होगा, तो हम निकालेंगे कैसे, a का रो गुना BC का कॉलम, BC का कॉलम, ठीक है। तो यहां से निकालिए। तो इसको देखिए, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। तो A का रो कितना है, तो A का रो यहाँ पे M है, यहाँ पे M और BC का कॉलम, तब BC के कॉलम कितना है, Q है। इसका मतलब जो A BC का जो कोटि हुआ M गुना Q हो गया। अब यदि इधर वाला भी हम निकाले और इतना ही यदि कोटि आ जाए तो हमको तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अब करते हैं क्या कि A B और C यह परिभाषित है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। तो परिभाषित होने के लिए क्या जरूरी है कि BC के कॉलम और C के रो बराबर होना चाहिए। यहाँ AB का कॉलम और C के रो बराबर होना चाहिए। तो AB के कॉलम देखिए, तो यहाँ पे देखिए AB, तो AB के कोटि इतना है, तो कॉलम इसका P है, ठीक है। और C के देखिए, C के रो देखें तो C के रो कितना है, P है। तो दोनों के दोनों यह बराबर है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये वाला परिभाषित है, यह परिभाषित है, ठीक है। चूंकि यह परिभाषित है, जब परिभाषित है तो AB इंटू C का कोटि, इतना का कोटि निकालेंगे। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, AB का रो और फिर C का कॉलम गुना C का कॉलम। तो यहाँ पे देखिए अब AB के रो, तो AB के रो देखिए, तो AB के रो कितना है, M है, ठीक है। और C का कॉलम, तो C का कॉलम देखिए Q है, तो यहाँ पे कितना आ गया, Q।
अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ए और बी सी, ए इंटू बी सी का जो कोटि हुआ m गुना क्यू हो गया, और ए बी इंटू सी का कोटि m गुना क्यू हो गया। दोनों के कोटि बराबर है, इसका मतलब ई वाला बराबर ई वाला है। तो हम कहेंगे कि ए बी सी बराबर ए बी इंटू सी, और यही जो है हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना था, और ये सिद्ध हो चुका है। तो कहेंगे प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है इस प्रकार से हम लोग समझे कि आखिर साहचर्य नियम का जो है वह पालन कैसे करता है। तो इसको जो है आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे ये बताया गया है। आप लोग को बहुत कम जगह ही जो है ऐसा मिलेगा आपको प्रूफ, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे इस प्रकार से इसे नोट कर सकते हैं, और समझने में यदि कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो है वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम समझ लिए, ठीक है। अब जो है हम चलते हैं क्या, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की ओर। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ठीक है। और बहुत ही बेस्ट जो है थ्योरी आप पढ़िए, और थ्योरी जब आप लोग पढ़ लीजिएगा फिर उसके बाद आपको कोई परेशानी ही नहीं रहेगी कि उसके बाद जो है क्या होना चाहिए। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, और वह है वितरण नियम, वितरण नियम, ठीक है। और वितरण नियम, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या कहता है कि यदि तीन आयु है ए बी तथा सी है, जिसमें ए का कोटि m गुना n तथा B एंड C का कोटि n गुना P है, तो कहता है कि A इंटू बी और प्लस C बराबर ए बी प्लस ए सी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझिए थोड़ा सा गौर से। दो आयुओं के योगफल में हम बताए होंगे कि दो आयु जो है तभी जुट सकता है जब उसका कोटि समान हो। तो यहाँ पे B प्लस सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब B का जो कोटि जितना होगा उतना ही कोटि C का भी होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हम B और C का कोटि सेम लिए हैं, n गुना P लिए हैं, और A तो गुना है और गुना वाला को अलग हम लिए हैं, m गुना n लिए हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रूफ, तब प्रूफ देखिए, तो हम कोटि से ही इसको जो है हम साबित कर ले रहे हैं। आप जो है इस क्वेश्चन को भी लेकर जो है आप साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले A और B प्लस C का हम निकालते हैं क्या, कोटि, यानी A इंटू B प्लस C का कोटि, इतना का कोटि निकालते हैं। तो कोटि निकालने के लिए अभी हम फार्मूला पढ़े हैं कि A का रो और फिर B प्लस C का कॉलम, इतना के जो है बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, A का रो है कितना, तो A का रो m है, और B प्लस C का कॉलम कितना है, तो B और C का कॉलम कौन वाला होगा, P होगा, तब P, यानी कि यहाँ पे देखिए A इंटू B प्लस C का कोटि कितना आ गया, तो आप लोग कहेंगे m गुना P आ गया। अब बारी बारी से AB और AC का जो है हम निकाल लेते हैं कोटि, तो हम कहेंगे AB का कोटि, तो AB का कोटि निकालेंगे, मतलब A का रो और
बी का कॉलम गुना बी का कॉलम, तब बी का कॉलम देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए का रो कितना है, एम है, ठीक है, और बी का कॉलम कितना है, तब बी कहिए चाहे सी कहिए उसका कॉलम पी ही है, यानी एम गुना पी आ गया। अब निकालते हैं हम ए सी के कॉलम, एसी का कोटि, तो एसी का कोटि निकालने के लिए ए का रो और फिर सी का कॉलम गुना सी का कॉलम, ठीक है। तो इसको देखिए ए का रो है कितना, तो ए का रो देखिए ए का रो एम है, ठीक है, और सी का कॉलम, तो सी का कॉलम यहाँ पी ही होगा। अब देखिए अब हमें निकालना है ए बी प्लस ए सी, तो अभी अभी हम बताए हैं कि जुटेगा तभी, योगफल में ही ऐसा पढ़ लिए हैं कि जुटेगा तभी जब इन दोनों का कोटि क्या हो, सेम हो। तो ए बी का कोटि देख रहे हैं एम गुना पी, ए सी का कोटि देख रहे हैं एम गुना पी, यानी कि दोनों के कोटि क्या है, सेम है। इसके कारण हम लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी का कोटि, ए बी प्लस ए सी का कोटि एम गुना पी ही होगा, एम गुना पी ही होगा। अब यहाँ पे देखिए a इंटू बी प्लस सी का कोटि एम गुना पी और इतना का भी कोटि एम गुना पी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों बराबर है, और इस प्रकार से a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी ऐसा लिख सकते हैं, और यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको हम देख सकते हैं कि वितरण नियम का भी पालन करता है गुना वाला आयुह, ठीक है। तो आप जो है इसे ध्यान में रखेंगे, और एक बार जो है इसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए ले लिए, सभी लोग ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब जो है हम आगे देखते हैं। तीसरा नंबर जिसका नाम है गुणन तत्समक का अस्तित्व। तीसरा नंबर गुणन तत्समक, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे समझिए गुणन तत्समक क्या है। तो तत्समक के मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, तत् मने उसके, सम मने बराबर, क मने कर देने वाला, मतलब उसी के बराबर कर देने वाला को हम लोग बोलेंगे गुणन तत्समक, ठीक है। और उसके बराबर कैसे होगा, जैसे अगर कोई संख्या है और उसमें हम 1 से गुना करेंगे तभी तो वह वही होगा। तो इसमें भी जो है एक यूनिट मैट्रिक्स से अगर हम कोई मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो वह वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो उसको हम गुणन तत्समक कहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, यदि आयु है ए जिसका कोटि m गुना n तथा आई एक यूनिट मैट्रिक्स जिसका कोटि n हो, चाहे यहाँ पे लिख देते हैं in एक यूनिट मैट्रिक्स जिसका कोटि n है, तो ठीक है। तो यहाँ पे a गुना in करेंगे तो यहाँ पे इसके बराबर ही आएगा, in गुना a, और इसका फिर हल करेंगे तो a के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है नियम है। अब देखिए ये सही में ऐसा आता है, इसको हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए अभी अभी देखें ए का कोटि कितना है m गुना n, और i का कोटि तो n गुना n कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यानी कि एक वर्ग आई होगा, यूनिट मैट्रिक्स आप लोग जान रहे होंगे किसे कहा जाता है इसे, ठीक है। तो यहाँ देखिए a का कोटि यदि हम देखें, a का कोटि तो हम कहेंगे m गुना n है, i का कोटि तो आप लोग कहेंगे n गुना n होगा, ठीक है, क्योंकि nवा कोटि का है, n कोटि का यह मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम करते हैं a गुना in का कोटि निकालते हैं, आगे देख लेते हैं यह परिभाषित है कि नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं परिभाषित, तो कहेंगे चूंकि देखिए तो a का कोटि परिभाषित होने के लिए क्या है कि इसका कॉलम, इसका रो बराबर होना चाहिए, तो इसका कॉलम n, इसका रो n तब बराबर है, इसीलिए कहेंगे इतना जो है परिभाषित होगा, इतना परिभाषित होगा। जब परिभाषित होगा इसीलिए ain का कोटि निकालेंगे, और ain का कोटि यदि देखें तो हम कैसे निकालेंगे, a का रो और फिर गुना in का कॉलम, ठीक है। तो a का रो कितना है, a का रो m है, और in का यहाँ पे कॉलम कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम देखिए इसका n ही है, तो n यानी m गुना n जो है इसका कोटि आ गया। अब देख लेते हैं थोड़ा in इंटू a परिभाषित है कि क्या, ठीक है, पहले परिभाषित देख लेते हैं। तो चूंकि in का जो है परिभाषित होने के लिए ई वाला का जो है कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इसका जो है यहाँ कॉलम है n और इसका रो कितना है, तो यहाँ पे m है, ठीक है। तो यहाँ पे m है तो देखिए n के जगह m के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि n और m यहाँ पे इक्वल होगा, तो ये भी जो है यह परिभाषित होगा, यानी ये भी क्या होगा, परिभाषित है। इसीलिए हम in इंटू a का कोटि निकाल लेंगे, इतना का कोटि, तो कहेंगे ई वाला के रो, ई वाला के कॉलम, यानी in का रो, ठीक है, और a का कोटि गुना a का कॉलम, ठीक है, a का कॉलम। अब देखिए तो यहाँ पे in का रो, यानी कि इसका रो देखे तो n है, और ये n जो है m के बराबर भी होगा, ये भी m के बराबर होगा, यानी m गुना m भी इसको कह सकते हैं, n गुना n भी कह सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं m, और a का अगर कॉलम देखे तो कॉलम भी कितना यहाँ पे है, n है, तो यहाँ पे n यानी a भी आ गया, ठीक है। चाहे तो इसको हम n भी लिख सकते हैं, तो n गुना n भी आ सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे जो है n लिए हैं कितना कि n कोटि है, अगर m जो है यहाँ पे a का जो कोटि होगा अगर 2 गुना 3 होगा तो इसका भी हम कर सकते हैं कि 2 गुना 3 कर दें इसको भी, ठीक है, इसको 2 गुना 2 कर सकते हैं, या अगर 3 गुना 2 होगा तो इसको हम 3 गुना 3 कर सकते हैं, यानी कि उसके अनुसार जो हम इसको भी बढ़ा घटा सकते हैं, तो इसीलिए इतना हो जाएगा। तो देखिए तो ये दोनों का दोनों वैल्यू क्या आ गया, इक्वल, इसीलिए हम कहेंगे a इंटू in बराबर in इंटू a, और m गुना n ही कोटि था a का कोटि था m गुना n, यानी उतने बराबर आ गया, इसीलिए हम कहेंगे a, ठीक है, ये इतना आ गया, और इस प्रकार से यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसको भी जो है आप नोट कर सकते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आप नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ें तो अगला है यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहता है कि यदि m गुना n कोटि का
आयु है तथा O यानी कि 0 1 शून्य आयु है, शून्य आयु है, शून्य आयु है जिसका कोटि n गुना, हम क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, n गुना कितना ले लें, बोलिए n गुना p हम ले लेते हैं, ठीक है, m गुना n और इसका n गुना p है। तो यहाँ पे कंडीशन समझिए, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, अगर a का m गुना n है और O का जो है n गुना p है, तो यहाँ पे जब हम शून्य मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो यहाँ O आ जाएगा और इसका जो कोटि होगा m गुना p के बराबर होगा। दूसरा यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि अगर 0 है n गुना p कोटि का मैट्रिक्स और इसमें हम m गुना n कोटि के मैट्रिक्स से अगर गुना करते हैं, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा 0 ही आ जाएगा और इसका कोटि, यहाँ पे जो कोटि होगा ये क्या हो जाएगा, तब देखिए इसका जो है रो हो जाएगा और इसका कॉलम हो जाएगा, यानी कि उसका रो n और इसका n गुना n हो जाएगा। इसको यदि हम पलट के यदि ले तो m गुना p ही हो जाएगा। तो इसको जो है इतना आप लोग ये दूगो कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि शून्य मैट्रिक्स से अगर हम कोई मैट्रिक्स में गुना करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य मैट्रिक्स ही हो जाएगा। शून्य मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वह शून्य मैट्रिक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इतना याद रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग देखें तो वह है हमारा पांचवा नियम, यानी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है यदि A तथा B दो आयु है जो जिसमें AB तथा AB परिभाषित है, ठीक है, तो A गुना माइनस B बराबर माइनस AB के बराबर हो जाएगा। चाहे माइनस A गुना B भी अगर करेंगे तो माइनस AB के इक्वल ही होगा। तो यहाँ से भी दो कंडीशन निकल के आया, तो इस दो कंडीशन को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी जो है हम इसको थ्योरी को थोड़ा सा ख़त्म करते हैं ताकि ये बहुत सारे अभी चीज़ बताने के लिए है तो जो है बता सके। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। तो इसमें कहता है कि यदि A m गुना n कोटि वाला आयु है तथा B एंड C n गुना m कोटि वाला आयु है तो A इंटू B माइनस C बराबर AB माइनस AC इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। जैसे कि अभी वितरण नियम में कैसे किए, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। वितरण नियम में यहाँ प्लस था, इसमें केवल माइनस है। चलिए इसका जो हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे A का कोटि क्या है। तो A का कोटि क्या है, तो देखिए m गुना n है। B का अगर हम कोटि देखें, B का कोटि तो हम देखे हैं कि जब जुटेगा घटेगा कब, जब ये दोनों का कोटि सेम रहेगा तब। इसीलिए B और C दोनों का कोटि क्या लिए हैं, सेम लिए हैं, n गुना m। C का भी अगर कोटि पूछे, C का कोटि, तो C का भी कोटि कितना हो जाएगा, n गुना m ही हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे A इंटू बी माइनस सी का कोटि क्या होगा, ये तो परिभाषित होगा ही, ठीक है। परिभाषित ही पहले चेक कर लेते हैं। चूंकि A इंटू बी माइनस सी,
a इंटू बी माइनस सी, तब बी माइनस सी भी अगर करेंगे तो इसका कोटि क्या होगा, यानी बी माइनस सी का यदि हम कोटि देखें तो वही होगा जो b और c का है, यानी n गुना m ही होगा, क्योंकि जुटेगा या घटेगा तो कोटि में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए इसका यदि हम कोटि देखें तो n गुना m होगा, a का कोटि तो यहाँ पे m गुना n है ही। तो ये परिभाषित होने के लिए क्या कहता है कि a का कॉलम, तो a का कॉलम n है, b का रो बराबर होना चाहिए। देखिए दोनों बराबर है, इसीलिए कहेंगे यह परिभाषित है, परिभाषित है। और जब परिभाषित होगा तो a इंटू बी माइनस सी का कोटि कितना होगा, इतना का कोटि। तो इतना का कोटि यदि हम निकालें तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि कोटि निकालने के लिए a का रो चाहिए और b माइनस सी का कॉलम चाहिए, b माइनस सी का कॉलम, ठीक है। b माइनस सी का कॉलम हमको चाहिए, तो a का रो बोलिए, तो a का रो यहाँ पे m है और b माइनस सी का कॉलम बोलिए, तो b माइनस सी चाहे b एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं b माइनस सी का कोटि क्या होगा, यही होगा, n गुना m ही होगा। तब b माइनस सी का कोटि पूछ रहा है कॉलम, तो कॉलम कितना है, m है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, m गुना m हो गया, ठीक है। b माइनस सी का जो हुआ कोटि इतना और a इंटू बी माइनस सी बराबर इतना हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो देखते हैं क्या कि जैसे यहाँ ध्यान दीजिए a इंटू बी माइनस सी तो निकाल लिए और ए बी और ए सी निकाले, तो ए बी को अगर जांच करिएगा तो ये परिभाषित होगा, ए भी परिभाषित होगा, दोनों के दोनों परिभाषित है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से कि बताइए ए बी का कोटि क्या होगा। यहाँ पे सी का कोटि इधर लिख देते हैं, सी का कोटि n गुना m होगा, ठीक है। तो ए बी का निकालिए, तो ए बी का कोटि निकालें, ए बी का कोटि तो कितना होगा, a का रो, तो a का रो कितना है, a का रो है m और b का कॉलम, तो b का कॉलम कितना है, b का कॉलम m ही है, तो m गुना m हो गया। अब ac का हम कोटि निकाले, ac का कोटि, तो ac का कोटि भी कितना हो जाएगा, तो a का रो और c का कॉलम, तो a का रो देखिए तो a का रो है m और c का कॉलम देखिए तो m है, यानी इसका भी m गुना m ही होगा, ठीक है। तो दोनों जो है जुटेगा, ए बी और ए सी जुट जाएगा भी, घट जाएगा भी, यानी ए बी माइनस ए सी हम कर देते हैं। तो इसका कोटि भी कितना हो जाएगा, इसका कोटि भी m गुना m ही होगा, क्योंकि जुटने या घटने पे कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब देखिए तो इतना का अंतर का कोटि m गुना m और इसका भी निकाले थे m गुना m आएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि a इंटू बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस ए सी, ठीक है, ए बी माइनस ए सी, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे समझें और फिर अपने जो है कॉपी में जो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। यह प्रॉपर्टी जो है, सारे प्रॉपर्टी को हम जब आपके बीच एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद जो है हम मैथ लेंगे तो आपको जो है आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए पहले जो है आप प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कि यह जो आयु के गुणन है, यानी कि आयु है, आयु के जो गुना है, गुना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है यहाँ पे हम लोग समझेंगे। जैसे A तथा B दो आयु है, ठीक है, और A का कोटि देखें, A का कोटि तो वहाँ पे जो है m गुना n है, B का कोटि देखें, B का कोटि तो हम ले लेते हैं n गुना m। तो देखिए ए बी के लिए परिभाषित है, कह सकते हैं तथा ए बी परिभाषित है, ए बी परिभाषित है, ठीक है। इसीलिए ए बी नॉट इक्वल टू बी सी,
अब देखिए, सॉरी, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन अब बी ए को अगर परिभाषित हम देखें, जब यहाँ पे देख लें ए बी तो परिभाषित है, क्योंकि ए का कोटि इतना है, बी का कोटि इतना है, तो इस दोनों स्थिति में परिभाषित है। लेकिन यहाँ पे बी ए परिभाषित नहीं है, ए बी परिभाषित है, लेकिन लिखेंगे बी ए परिभाषित नहीं है, बी ए परिभाषित नहीं है। जब बी ए परिभाषित है ये नहीं है तो कहेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन यह वर्ग आयु रहता, ए और बी दोनों के दोनों वर्ग आयु रहता, तो उस कंडीशन में क्रम विनिमय नियम भी पालन होता। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता, लेकिन वर्ग आयु के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स रहेगा उसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो आप हमेशा जो है इसे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखें हम 8वां नंबर प्रॉपर्टी। तो 8वां नंबर है वर्ग आयु के घात। आगे हम लोग क्या देखेंगे, वर्ग आयु के घात, वर्ग आयु के धनात्मक घात, यानी कि इसको बोलेंगे पॉजिटिव पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उसका घात चाहेंगे तो कितना होगा, जैसे a के पावर 1 तो इसका वैल्यू a के बराबर ही आएगा, लेकिन a के पावर अगर 2 करेंगे तो इसको a गुना a करेंगे तो a गुना a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसको सिद्ध भी अभी करेंगे, अभी देखिए। और a के पावर अगर 3 करें तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर गुना a, नहीं तो a गुना a 3 बारी लिख सकते हैं। ओके, अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे a के पावर 4 चाहे a के पावर n प्लस 1 के अगर करें तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n गुना a के पावर 1। अब इन सभी को हम प्रूफ देखें, प्रूफ, तब प्रूफ आप लोग समझिए, कोटि से ही इसको हम सभी को हम प्रूफ कर रहे हैं, तो आप लोग समझिएगा। जैसे हम मान ले रहे हैं कि a का कोटि कितना है, m गुना m है, क्योंकि क्या है यह वर्ग आयु है, तो वर्ग आयु रहेगा तो उसका कोटि तो सेम होगा, यानी रो और कॉलम क्या होगा, सेम होगा। तो हम a स्क्वायर का वैल्यू अगर निकाले तो a गुना a लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, तो हम a गुना a का अगर हम निकाले यदि कोटि तो लिखेंगे a का रो, और ई वाला के हम लिखेंगे a का कॉलम। ठीक है, तो वही जो होगा ए स्क्वायर के क्या हो जाएगा, कोटि होगा, तो ए स्क्वायर, तो ए का रो देखिए, तो ए का रो ए में है और ए का कॉलम भी ए में है, इसका मतलब ए स्क्वायर का जो कोटि होगा, ए स्क्वायर का कोटि वह कितना होगा, एम गुना एम ही होगा। तो ऐसा किसी भी कितना हूँ भी अगर पावर ले लेते हैं और उसका अगर देखते हैं कि लास्ट में जो उसका कोटि क्या होगा तो उतना ही होगा, अगर वर्ग आयु रहेगा तब। a के पावर 4 ले लेंगे तो a के पावर 4 का जो वैल्यू निकलेगा तो उसका कोटि देखेंगे, तो जो a का कोटि होगा वही a के पावर 4 के कोटि होगा, a के पावर 3 के कोटि होगा, a के पावर n प्लस 1 की कोटि होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो है देखें वर्ग आयु के धनात्मक घात की कितना भी घात रहे तो हम इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में यदि हम एक और देखें कि जैसे मान लेते हैं कि ए बी का जो वैल्यू निकालें वह आ गया शून्य मैट्रिक्स के बराबर, ए बी बराबर 0, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि ए बराबर 0 बी बराबर 0 हो या ए बी बराबर 0 हो, यह आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं भी रहेगा तो ए बी बराबर 0 आ सकता है। ओके, तो इसलिए ये याद रखिएगा कि ए बी बराबर 0 हो तो यह आवश्यक नहीं है कि ए बराबर 0 ए बी बराबर 0 या ए बी दोनों का वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो, यह आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बहुपद। ठीक है, यानी बहुपद मैट्रिक्स, बहुपद आयु का बहुपद,
आयुः का बहुपद। लिखेंगे इस इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि f(x) कोई बहुपद है, जैसे a0 x के पावर 1 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा a के पावर 1 x के पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा a के पावर a जो है 2 हो जाएगा, x के पावर 3 होगा, प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, चाहे n यहाँ पे लिख देते हैं, अगर n पावर रहे तो क्या होगा n होगा, यहाँ n-1 होगा, n-2 होगा, डॉट 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 इसी प्रकार से लिखेंगे। तो a और यहाँ पे देखिए ये पहला स्थान था 0, दूसरा स्थान था 1, तीसरा स्थान 2, यानी कि जितना स्थान रह रहा है ओकरा से एक कम है। तो अगर nवां स्थान तक चल जाए तो n-1 रहेगा और x के पावर यहाँ x ही केवल हो जाएगा, प्लस बाद में फिर देखेंगे एक पद और बढ़ेंगे तो इसमें जो है एक और घट जाएगा, तो एक और घट जाएगा तो ये लिखाएगा a के n-2 और x के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा और एक an हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यह जो है x के लिए बहुपद है, x के लिए बहुपद है और मान लेते हैं कि a एक आयु है, तो हम फंक्शन में इस a आयु को रखते हैं, तो जहां जहां x है उसके जगह a होना चाहिए। तो क्या होगा a0 a के पावर n प्लस a1 a के पावर n-1, ठीक है, प्लस a2 यहाँ पे छोटी a होगा, a2 a के पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस लिखेंगे an-1 a और प्लस यहाँ पे a के पावर मतलब an हो जाएगा और यहाँ पे हम यूनिट मैट्रिक्स साथ में लगा सकते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन a के लिए क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे आयु का बहुपद कहलाएगा, आयु का बहुपद कहलाता है, आयु का बहुपद कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस आयु के बहुपद को हम लोग याद रखेंगे और हम अगले वीडियो जो बनाएंगे उसमें इसी पे चर्चा करेंगे। जितना जो है हम नियम बताएं, अभी जितना प्रॉपर्टी बताएं, उन सभी पे आधारित जो है क्वेश्चन जब हम देखेंगे तब काफ़ी जो है हम लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।